नमस्कार दोस्तों। आज हम हिस्ट्री चैप्टर 6 औपनिवेशिक भारत में धार्मिक सामाजिक जागृति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और जहां तक हो सके उसे शेयर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19वीं सदी के भारत में सामाजिक प्रथाओं के अस्तित्व के बारे में बताएं। पहले हम चैप्टर का नाम देखते हैं, औपनिवेशिक भारत में धार्मिक और सामाजिक जागृति। औपनिवेशिक भारत यानी कि भारत जब अंग्रेजों के अधीन था, तो यहाँ पे धार्मिक और सामाजिक जागृति किस प्रकार शुरू हुई। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 19वीं सदी के भारत में सामाजिक प्रथाओं के अस्तित्व के बारे में बताएं। आंसर है आपका, 19वीं सदी का भारत आज के भारत से बहुत भिन्न था। शिक्षा का अभाव और रूढ़िवादी सोच ने समाज को संकीर्ण बना दिया था। कुछ सामाजिक प्रथाएं जैसे कन्या बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या और बहुविवाह आदि भारतीय समाज में प्रचलित थी। कन्या भ्रूण हत्या एवं कन्या हत्या बहुत ही आम आम बात थी। बहुविवाह भी समाज में प्रचलित था। देश के कुछ भागों में सती प्रथा भी प्रचलित थी। उपयुक्त प्रथाओं उपयुक्त प्रथाओं के कारण महिलाओं की स्थिति समाज में दयनीय हो गई थी। उन्हें संपत्ति में भी अधिकार प्राप्त नहीं था। दहेज और पैतृक संपत्ति में साझेदारी से उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। बेटा इसमें देखो क्या है, 19वीं सदी के भारत में सामाजिक प्रथाओं के अस्तित्व के बारे में बताया, यानी कि हमारे समाज की प्रथाएं क्या क्या कुरीतियां थी। 19वीं सदी का जो भारत है वो अभी के भारत से बिल्कुल भिन्न था। अभी के भारत में औरतों को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त है और जो कुरीतियां होती हैं उसे समाप्त कर दिया गया, उसके खिलाफ कानून बनाया गया है। 19वीं सदी के भारत में क्या था, बाल विवाह यानी कि छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। सती प्रथा जिसमें पति के मृत्यु के बाद पत्नी को उनके साथ जला दिया जाता था। भ्रूण हत्या यानी कि गर्भ में ही बच्चे की हत्या कर दी जाती थी। और बहुविवाह आदि भारतीय समाज में प्रचलित था। बहुविवाह यानी कि एक से ज्यादा शादियां भारतीय समाज में प्रचलित थी। कन्या भ्रूण हत्या एवं हत्या बहुत ही आम बात थी, यानी कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि जन्म लेने से पहले ही कि उनके गर्भ में कन्या है, लड़की है, तो उनकी हत्या कर दी जाती थी, या जन्म लेने के बाद भी लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। ये बिल्कुल आम बात थी वहाँ 19वीं सदी के भारत में। तो ये सभी है 19वीं सदी के भारत में सामाजिक प्रथाओं के अस्तित्व, यानी कि क्या-क्या अस्तित्व था 19वीं सदी के भारत में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको क्यों लगता है कि सुधारों के लिए समाज को जगाने की जरूरत थी? बेटा कोई भी अगर गलत चीज हमारे समाज में है, कोई ऐसी प्रथा है जिसे हम कुप्रथा कहते हैं, जो हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए बुरा है, तो उसे समाप्त करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप सभी को, हमें सबको लगता है कि समाज को सुधारों के लिए समाज को जगाने की जरूरत थी 19वीं सदी में। देखिए देखते हैं, वास्तव में समाज विभिन्न प्रकार की बुराइयों से जकड़ा था। समाज में व्याप्त कुछ कुप्रथाओं और अंधविश्वास के कारण भारतीय समाज की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, यानी कि भारतीय समाज की प्रगति में रुकावट हो गई थी, क्योंकि यहाँ का समाज बहुत ज्यादा कुरीतियों में जकड़ा हुआ था और अंधविश्वास में। इसके अतिरिक्त समाज भेदभाव, असमानता, जातिवाद, क्या है समाज में, क्या था, भेदभाव, असमानता, जातिवाद जैसे भीषण बुराइयों में फंसा हुआ था। इसलिए समाज को इन कुप्रथाओं से मुक्त कराने के लिए सुधारों की अत्यधिक आवश्यकता थी। बेटे किसी भी समाज में अगर ये सारी कुरीतियां होगी, जैसे लोगों में भेदभाव हो, ऊंचे नीचे की भेदभाव, असमानता हो, जातिवाद हो, तो फिर वो समाज ऊपर नहीं उठ सकता, वो देश ऊपर नहीं उठ सकता। तो इसमें सुधार लाने की, समाज को जगाने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या आपको लगता है कि सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम थे? निसंदेह भारतीय समाज में कई सुधारक ऐसे थे जो समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम थे। 19वीं सदी में कई भारतीय सुधारक और विचारक समाज में सुधार लाने के लिए हुए थे। दोनों में सकारात्मक विकास और देश में विकास को प्राप्त करने के लिए सुधार करने की जरूरत है। इसलिए हमारे सुधारकों ने भारतीय जनता को जागृत करने की पहल की। इन सुधारकों ने जागरूकता फैलाने के लिए कुछ संगठनों की स्थापना की, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान ऐसे समाज सुधारक हुए जिनके अथक प्रयासों ने समाज में अनेक परिवर्तन
दृष्टिगोचर किया, यानी कि अनेक परिवर्तन लाए। क्या है? क्या आपको लगता है कि सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम थे? बिल्कुल सक्षम थे, क्योंकि सुधारकों के कारण ही जो हमारे बहुत सारी कुरीतियाँ थी, बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, इन सब के खिलाफ कानून बनाया गया कि ये सब अवैध है, कानूनन अपराध है। तो इन सुधारकों ने बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाए थे भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया? क्या है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया? यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन है, उससे राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार पनपा था? चलिए देखते हैं आंसर। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने विभिन्न प्रकार के से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। सुधारकों ने यह महसूस किया कि आधुनिक विचारों और संस्कृति के भारतीय संस्कृति धाराओं में एकीकृत करके आत्मसात किया जा सकता है, यानी कि इनको मिला के चला जा सकता है। धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के मन में अधिक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और देश के गर्व के प्रति भाव जगाया। इन सुधार आंदोलनों से अनेक भारतीयों को आधुनिक विश्व के साथ जोड़ा। क्या होता है? इन सुधार आंदोलनों ने बहुत सारे भारतीयों को आधुनिक विश्व के साथ, यानी कि विश्व में जो आधुनिकता थी उसके साथ उन्हें जोड़ दिया। 19वीं शताब्दी में और 1919 20वीं शताब्दी में और 1919 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक सुधारक मुख्य प्रचारक बन गए। स्वतंत्र विचारों ने भारतीय भाषाओं के द्वारा जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया। उन्होंने 1930 में उपन्यास, नाटक, लघु कथाएं, कविता, प्रेस और सिनेमा का अपने विचारों प्रचारित करने में प्रयोग किया। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जागरूकता, देशभक्ति तथा एक विकसित राष्ट्रीय चेतना भावना को इस आंदोलन द्वारा प्रोत्साहित किया गया। तो क्या है बेटा कि क्वेश्चन एक बार फिर से हम देखते हैं। भारतीय धार्मिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बेटा ये जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व तो बहुत ज्यादा किया है कि जो धर्म सुधारक थे उन्होंने आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। धर्म सुधार से क्या हुआ? समाज और धर्म में जैसे ही सुधार आया, हम में लोगों में ये चेतना विकसित हुई, लोग आधुनिकता के साथ जुड़ने लगे। आधुनिकता के साथ जुड़ते ही लोगों में ये चेतना विकसित हुई कि हमें आजाद होना चाहिए, हमें किसी का गुलाम नहीं रहना चाहिए और राष्ट्र के प्रति एकता की भावना पनपी, राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर मतलब अपनेपन की भावना पनपी। तो ये है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना विकसित की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति व्यवस्था में विधवा पुनर्विवाह की वकालत में निम्न सुधारकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। विधवा पुनर्विवाह का मतलब होता है कि जिन औरतों के पति की मृत्यु हो जाती है, उनका फिर से विवाह मतलब पहले क्या होता था, उनका विवाह नहीं किया जाता था, वो विवाह नहीं करती थी। लेकिन क्या हुआ कि उनके लिए एक कानून बना दिया गया कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती हैं अगर उनकी मर्जी हो तो, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। इसमें क्या है कि निम्न सुधारकों के जो भूमिका है, निम्न सुधारकों ने इसके लिए क्या किया उसे हमें देखना है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले। सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय का देखते हैं। क्या किया राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह के लिए? राजा राम मोहन राय एक ऐसे धर्म सुधारक थे जिन्होंने अन्य अनुचित सामाजिक और धार्मिक प्रचलित प्रथाओं को चुनौती देने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा को चुनौती देने के लिए पहल करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। उनके प्रयासों से ही 1829 में एक कानून पारित किया गया जिसमें सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया। बेटा यहाँ पे आपको ये लिख देना है, दंडनीय घोषित किया गया। ये आगे आप लिख लेना, यहाँ पे आ नहीं रहा। तो क्या हुआ? अवैध और दंडनीय घोषित किया गया। बेटा राजा राम मोहन राय, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लिख सकते हो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में, 1828 में। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बना सकते हो। सती प्रथा को दंडनीय, अवैध और दंडनीय कब घोषित किया गया? 1829 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बना दिया गया कि सती प्रथा अवैध और दंडनीय है। अगर किसी को इस तरह का काम करते हुए देखा जाएगा तो उसे कानून की तरफ से दंड दिया जाएगा।
तो इस तरह इन्होंने काम किया था। अब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसा नाम है जिसने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया। 1856 में सबसे पहले हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उनके अथक प्रयासों के कारण प्रस्तुत किया गया। क्या है? 1856 में आप ये देख लीजिए कि इसमें से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखते जाइए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में। इसे पारित करवाने वाले कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। मतलब इनके बहुत ज्यादा प्रयास से ही अंग्रेजों ने इसके लिए अधिनियम पारित किया। अब है आपके ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने क्या किया था? एक सेकेंड। ज्योतिराव फूले। चलिए ज्योतिराव फूले का हम देखते हैं। महाराष्ट्र के ज्योतिबा गोविंदराव फूले ने किसानों और निम्न जातियों को समान अधिकार दिलाने के लिए काम किया। वो और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने निम्न जातियों की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किया। निम्न जाति यानी कि जिसे हम छोटी जाति बोलते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था 19वीं शताब्दी में। छुआछूत की भावना रखी जाती थी, तो इन्हें समाप्त करवाने के लिए ज्योतिराव फूले ने इनके लिए बहुत ज्यादा काम किया। इनकी पत्नी ने उन औरतों को शिक्षा दिलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया। तो ये हमारे 3 समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या किया आप देख चुके हो। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं बेटा। आप साथ के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखते जाइए। वीडियो को सुनिए, समझिए और फिर याद करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा के विकास में कौन सी बाधाएं आई? यानी कि महिलाओं की शिक्षा के विकास में 19वीं सदी में क्या क्या बाधाएं आ रही थी? 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा के विकास में अनेक बाधाएं थी। उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था। कई समाज में यह विचार प्रचलित था कि महिलाएं शादी के पश्चात जल्द ही विधवा हो जाएंगी। दहेज तथा पैतृक संपत्ति में साझेदारी से उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। क्या है कि 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा के विकास में कौन सी बाधा आई? 19वीं सदी में लोगों में ये भावना प्रचलित थी। भावना कह सकते हो या बोल सकते हो कि रूढ़िवादी भावनाएं थी। उनमें उनमें ये विचार था कि अगर हम महिलाओं को शिक्षा, मतलब औरतें और लड़कियां अगर शिक्षित होंगी, वो पढ़ेंगी, तो शादी के पहले वो जल्दी विधवा हो जाती हैं। और लड़कियों को घर से निकल के कहीं जाने नहीं देते थे पढ़ने के लिए, कि अगर वो सार्वजनिक स्थलों से जाएगी तो वो गलत रास्ते पे जा सकती है, वो बहक सकती हैं लड़कियां। लोगों का ये मानना था कि अगर इस तरह से हम लड़कियों को घर से निकालेंगे तो वो बहक सकती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, अच्छी फैमिली से थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे तो घर में ही शिक्षक को बुला के। तो महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब थी 19वीं सदी में। कई समाज में वही प्रचलित थी कि विधवा, अगर हम लड़कियों को पढ़ाते हैं कि शादी के बाद वो जल्दी विधवा हो जाएगी। दहेज तथा पैतृक संपत्ति में साझेदारी नहीं थी। साझेदारी से नहीं, साझेदारी मतलब साझेदारी इनकी नहीं थी। साझेदारी नहीं थी। मैं नहीं लिख पा रही हूँ थोड़े से। साझेदारी नहीं थी, जिससे कि उनकी स्थिति बहुत खराब थी। यानी कि दहेज प्रथा बहुत ज्यादा था। जो पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति में, और लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं था। लड़कियों को पिता की संपत्ति में कोई जगह नहीं मिलता था। तो उसमें उनकी साझेदारी नहीं थी। लड़कियों को कोई स्थान नहीं था पिता की संपत्ति में, तो इससे उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन थे बेटा आपके। और अति लघु उत्तरीय ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, या 2 या 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं। 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन 20 शब्दों में करें। 19वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति निराशाजनक थी। बालिकाओं का जन्म दुर्भाग्यपूर्ण समझा जाता था। समाज में उन्हें उचित स्थान नहीं था। क्या था? जो 19वीं शताब्दी में महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ही निराशाजनक थी। अगर किसी के घर लड़की हो जाए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था, कि ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है कि इनके घर में लड़कियां हुई हैं। समाज में लड़कियों को उचित स्थान प्राप्त नहीं था। उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। आप इसके आगे लिख सकते हो, पिता की संपत्ति में उन्हें अधिकार नहीं था। ये सब आप इसके आगे लिख सकते हैं, अगर ये 3 नंबर में आ जाए तो। 19वीं शताब्दी के 5 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। कौन कौन है? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो आपको शायद रटा चुका है, स्वामी दया, पिछले चैप्टर में भी मैं ये नाम आपको बता चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी और क्वेश्चन में भी ये नाम आ चुके हैं, तो आप ये रट चुके हो मेरे ख्याल से। स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, विवेकानंद, ये सारे थे 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक। ठीक है।
जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जाति व्यवस्था प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में विद्यमान रही है। प्राचीन भारतीय समाज को 4 जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बाँट दिया गया था। आरंभ में जबकि 4 जातियाँ थीं, तब उनका आधार काम अथवा व्यवसाय था, परंतु धीरे-धीरे जातियों का आधार कर्म न रहकर जन्म हो गया। क्या है बेटा, जो जाति व्यवस्था है मतलब कि लोगों को जातियों में बाँटा गया था। हमारा समाज विभाजित था, जाति में पहले नहीं बाँटा गया था। पहले हमारा समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था कर्मकांड, पूजा-पाठ कराना, क्षत्रिय का काम था अ, शासन करना, अपनी जनता की रक्षा करना, वैश्य का काम था जो किसान थे या व्यापार करते थे, उन्हें वैश्य कहते हैं, और शूद्र का काम वो होता था जो काम कोई नहीं करना चाहता। ये मान लो कि जो सफाई का काम करते हैं, उसे शूद्र कहते थे। तो ये समाज विभाजित था, उस समय कोई जाति नहीं थी कि इसको जाति में विभाजित किया गया था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, ये व्यवसाय से उन्हें विभाजित किया गया था कि लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि उसी कर्म को जन्म का आधार मान लिया गया। यानी कि मान लो कोई वैश्य है, कोई किसान किसान के घर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन्हें वैश्य बोला जा रहा था। शूद्र का काम जो कर रहे हैं, यानी कि सफाई का काम जो कर रहे हैं, उनके घर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन्हें उन्हें शूद्र ही बोला जा रहा था। तो इस तरह से फिर यही चीज़ जन्म के साथ हो गई। पहले व्यवसाय के साथ थी जाति व्यवस्था, उसके बाद धीरे-धीरे इसे जन्म के साथ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण और जाति में अंतर स्पष्ट करिए। वर्ण और जाति 2 भिन्न-भिन्न शब्द हैं और दोनों में काफ़ी अंतर है। वर्ण का आधार गुण है, जबकि जाति का आधार जन्म है। वर्ण की धारणा संस्कृति, चरित्र तथा व्यवसाय पर आधारित है। इसमें व्यक्ति की नैतिक और बौद्धिक क्षमता का विशेष महत्व है। अभी जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि पहला का भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ठीक है? जाति में पहले विभाजित नहीं था, पहले उन्हें 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही क्वेश्चन आपका नीचे है, देखिए कि वर्ण की धारणा संस्कृति, चरित्र तथा व्यवसाय से है। यानी कि उनका चरित्र क्या है, वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उनकी संस्कृति क्या है और उनका व्यवसाय क्या है, उस चीज़ से हम वर्ण में विभाजित करते थे पहले के लोग। और जाति क्या है? जाति जन्म के आधार पर करते हैं कि जन्म के आधार पर जाति होगा, तो उसी वर्ण को बाद में जन्म के आधार से जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार पर बल दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके इसके। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार पे बल दिया गया है? क्योंकि समानता का ही अधिकार है जो हमें भारत में मतलब कि लोकतंत्र में समानता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है, जो हमें हमारे देश में एक साथ रहने की हिम्मत देता है। हम अलग-अलग जाति, अलग-अलग धर्म के साथ रह के भी अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं कि हम बिल्कुल सेफ हैं, हर जगह हम जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं अपने देश के अंदर, बिज़नेस कर सकते हैं। ये सभी हमें समानता के अधिकार पर ही मिला हुआ है। देखिए क्या है संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार पे बल दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 14 में, आपको याद रखना है इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी, कि संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से कहीं किसी भी आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार का मतलब ये है कि धर्म, मूल वंश, धर्म, वंश, जाति, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, औरत हो, पुरुष हो या कहीं भी रहने वाला हो। अपने देश के अंदर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ में, ना कि पढ़ाई में, ना नौकरी में, ना कहीं रहने के लिए, ना कोई से बिज़नेस में। इन संवैधानिक प्रावधानों ने देश के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास में समाज के पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की। यानी कि पिछड़े वर्गों, जो वर्ग ऐसे थे जिनकी भागीदारी सही नहीं थी, उनकी भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित की। ठीक है? समानता का अधिकार जो हमारे अधिकार है, ये मौलिक अधिकार में आता है। समानता का अधिकार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं जो मैं आपको सिविक्स पढ़ाऊंगी तो उसमें ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। मौलिक अधिकार का एक पूरा वीडियो ही मैं अलग से बनाऊंगी, जिससे कि आगे भी आपके लिए ये फायदेमंद हो। चलिए देखते हैं आगे। ब्रह्म समाज के मुख्य आदर्शों का उल्लेख कीजिए। यानी कि ब्रह्म समाज का मुख्य आदर्श क्या था, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी। ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने और एक ईश्वर के प्रति विश्वास पर बल दिया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये दोनों ही धर्म को, समाज को सुधारने के लिए बनाया गया था और एक ईश्वर के प्रति विश्वास पर बल दिया। इनमें मानव मर्यादा का पक्ष लिया
और मूर्ति पूजा का विरोध किया। मानव मर्यादा बेटा हर धर्म के लिए जरूरी है कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, उसे जानवर ना समझा जाए। ये हर धर्म के लिए जरूरी है कि मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार किए जाए। सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। कोई भी जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ये सुधार हमें खुद में लाना है। अगर हम खुद में ये सुधार लाएंगे तभी हम दूसरों से भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी इस तरह के काम कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? वो एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने विवाह का समर्थन किया। इनके प्रयासों ने हिंदू विधवा विवाह कानून 26 जिन्होंने विवाह का नहीं, जिन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। ठीक है, यहाँ पे आपको विधवा ऐड कर देना है। ओके, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? विधवा विवाह का समर्थन किया। कहाँ गया ये आपको यहाँ पे लिखना है। वो एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। उनके प्रयासों से हिंदू विधवा विवाह कानून 26 जुलाई 1856 में पास हुआ। ठीक है, विधवा में बेटा व में मात्रा होती है। आपको ये थोड़ा सा इसमें कुछ मतलब कि स्पेलिंग में मिस्टेक है जो आप सही कर लेना, अपने आप करते जाना। ठीक है, और जहाँ पे जो छूट गया वो मैं आपको बताते जा रही हूँ, तो वो जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से देखिए शुरू से अंत तक, ताकि आपको कहीं भी कोई गलती ना हो पाए, और समझ के लिखने की कोशिश करिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक सुधारक थे जिन्होंने हिंदू विधवा विवाह का समर्थन किया था। और ये कब पारित हुआ है? 26 जनवरी 1856 में पास हुआ हिंदू विधवा विवाह अधिनियम। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही है बेटा, आपको इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है सारे। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कम डाले हैं, शॉर्ट ज्यादा डाले हैं, ताकि आपको 2 और 3 नंबर के लिए भी हो जाए। और अगर कुछ आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा नहीं है। एक एक लाइन के क्वेश्चन आप आराम से याद कर सकते हो, चलते फिरते याद कर सकते हो। चलते फिरते तो छोड़ो, आप सुन के याद कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी के 5 समाज सुधारकों के विवाह कानून 19वीं शताब्दी के 5 समाज सुधारकों के विवाह कानून 26 जुलाई 1856 में पास हुआ। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। ये क्वेश्चन बेटा ये इसे आप हटा ही दो, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। ओके, इसमें जो ऊपर ये क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन था कि 19वीं शताब्दी के 5 समाज सुधारकों के नाम लिखें, तो इसमें ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है कि इधर आगे कुछ और आ गया है। ठीक है, इसे आप कट कर देना, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे, ईश्वरचंद विद्यासागर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने बंगाल में 35 बालिका, बालिक नहीं बालिका, मात्रा क में देना है, विद्यालय की स्थापना की। वह स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों का प्रवेश हिंदू समाज की कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रयास उनके प्रयास से संभव हो सका। क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में 35 बालिका विद्यालय की स्थापना की। बालिका विद्यालय यानी कि लड़कियों के पढ़ने के लिए उन्होंने स्कूल खोले। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 19वीं शताब्दी में क्या था कि लोग लड़कियों को शिक्षा नहीं दिलाना चाहते थे। वो उन्हें घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते थे, और जहां पर अगर कोएड स्कूल होगा तो वहां वो बिल्कुल नहीं पढ़ाते। तो इसलिए बालिका विद्यालय की स्थापना करना, यानी कि गर्ल्स स्कूल की स्थापना करना बहुत जरूरी था, ताकि जो इसके लिए थोड़ा सा समाज में सुधार आया हो तो लोग अपनी लड़कियों को भेजें। तो उन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की। वो स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों का प्रवेश हिंदू समाज की कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रयास उनके लिए प्रयास से संभव हुआ। यानी कि जो संस्कृत शिक्षा के संस्कृत कॉलेज थे उनमें गैर ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण नहीं थे उन छात्रों का भी प्रवेश संभव हो सका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 1875 को की। ठीक है, एक एक लाइन के हैं बेटा, आप आराम से याद कर सकते हो। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किन संस्थाओं ने योगदान किया? समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि समाज सुधारकों का योगदान रहा है। यानी कि इन संस्थाओं ने बहुत ज्यादा योगदान किया है समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए। जाति व्यवस्था का समाज गठन पर क्या प्रभाव पड़ा? जो जाति व्यवस्था है उसका समाज गठन पर क्या प्रभाव पड़ा था? जाति व्यवस्था में आपको ऊपर बता चुकी हूँ।
आंसर देखते हैं। विभिन्न जातियों और उपजातियों का व्यवसाय के आधार पर उदय हुआ, इससे समाज में पृथकता आई और लोग जाति के आधार पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित हो गए। अब क्या है, विभिन्न जातियों और उपजातियों का व्यवसाय के आधार पर उदय हुआ, यानी कि व्यवसाय के आधार पर मैंने बताया था पहले वर्ण में विभाजित थे, वर्ण से वो जाति में विभाजित हो गए। इनके आधार पर विभिन्न जातियों और उपजातियों का उदय हुआ था और इससे समाज में पृथकता मतलब अलगाव, लोगों में एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना आई और लोग जाति के आधार पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है बेटा, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने डाले हैं और इसके साथ ही जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें अगर लॉन्ग में आ जाए तो थोड़ा मिला के भी आप लिख सकते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? महत्वपूर्ण दर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आप इस विषय में क्या जानते हैं? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आप इस विषय में क्या जानते हैं? प्रार्थना समाज की स्थापना न्यायमूर्ति महादेव गोविंद स्त्री को महत्वपूर्ण बताया। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? न्यायमूर्ति महादेव गोविंद ने। उन्होंने, यहाँ पे आप लिख देना उन्होंने। ओके, क्या लिखना है आपको यहाँ पे? प्रार्थना समाज की स्थापना न्यायमूर्ति महादेव गोविंद ने की। उन्होंने स्त्री को महत्वपूर्ण बताया और स्त्रियों का समर्थक थे, वो स्त्रियों के समर्थक थे। संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों का प्रवेश हिंदू समाज की कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रयास उनके प्रयास से संभव हो सका और ईश्वर संभव हो सका और एक ईश्वर पर आस्था और आचरण की वकालत की। उन्होंने किसने की? न्यायमूर्ति महादेव गोविंद ने। ठीक है, पंडिता रामाबाई, बेटा अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन शायद आ रहा हो कि पहले भी हमने बताया कि गैर ब्राह्मण छात्रों के प्रवेश के लिए किसने योगदान दिया था। तो बेटा किसी एक समाज सुधारक के योगदान से कुछ नहीं होता, उसमें कई लोग साथ मिलकर काम करते हैं तभी कुछ हो सकता है। अगर हम समाज में सुधार करना चाहते हैं तो अकेले खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, हमें सबका साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये सारे समाज सुधारक है ना, सबने मिलकर समाज में सुधार लाया था। अब पंडिता रमाबाई कौन थी, वह क्यों प्रसिद्ध हुई? पंडिता रमाबाई महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया, बालिकाओं की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया और आर्य महिला समाज की स्थापना की। पंडिता रमाबाई कौन थी? महाराष्ट्र की थी, एक समाज सुधारक थी और बालिकाओं की शिक्षा के लिए, याद रखना कि ये खुद लेडीज थी तो औरतों की शिक्षा के लिए करेंगी, बालिकाओं यानी कि लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया और उनकी शिक्षा में सुधार भी किए। सुधारकों ने समाज में सुधार के लिए किन चीजों को महत्वपूर्ण बताया? सभी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ने समाज में सुधार के लिए आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री को महत्वपूर्ण बताया। क्या है कि जो समाज सुधारक थे उन्होंने आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री को महत्वपूर्ण बताया। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अगर महिलाएं खड़ी नहीं होंगी तो उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। तो इसलिए महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने स्त्रियों को ही सबसे महत्वपूर्ण बताया कि हमें खुद अपनी स्थिति में सुधार के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। अब है लघु लघु उत्तरीय, वो तो अति लघु उत्तरीय था, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ओके, मैं देखती हूँ कितने सारे क्वेश्चन हैं नीचे। आपको इतने क्वेश्चन नहीं करने हैं। ओके, मैं आपको जो नहीं करना वो काट दे रही हूँ, मत करिए। वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज और उनके व्यवसाय का विश्लेषण कीजिए, ये भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। सती प्रथा, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत में सती प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार हिंदू विधवा को अपने पति की चिता पर जला दिया जाता था। यह एक अमानवीय प्रथा थी, यानी कि ये बहुत ही क्रूर प्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने 1818 के बाद इस व्यवस्था के विरुद्ध जनमत तैयार किया, यानी लोगों को तैयार किया इस व्यवस्था के विरुद्ध। उन्होंने प्राचीनतम धर्म ग्रंथों के उदाहरण प्रस्तुत कर सिद्ध किया कि हिंदू धर्म में सती प्रथा के विरुद्ध था। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए उन्होंने बंगाल में सभाएं
करके जुलूस निकालते तथा प्रार्थना पत्र भेजते थे। अतः उनके प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। स- कोई भी प्रथा जो हमारे समाज में और धर्म में जो कुप्रथा है उसे समाप्त करने के लिए हम पुराने धर्म ग्रंथों को ही सहारा लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पुराने धर्म ग्रंथ हैं उसमें कभी भी कोई गलत चीज नहीं है। सती प्रथा जो बीच के भारत में फैल गया था, जैसे कि 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में ये ज्यादा प्रचलित था। 18वीं 19वीं शताब्दी में वो प्रथा प्राचीन काल में नहीं थी, सती प्रथा प्राचीन काल में नहीं थी। इन्हीं चीजों को उन्होंने लोगों में जागृत किया कि हमारा हिंदू धर्म भी इस चीज को नहीं मानता, सती प्रथा को गलत मानता है, इसलिए हमें इसके खिलाफ कानून बनाना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार के क्षेत्र में क्या किए, ये पिछले पीछे भी हम देख चुके हैं, तो इसे करने की आपको जरूरत नहीं है। ये भी हो चुका है हाँ, ये देखिए आप, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता क्यों कहा जाता है। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता के रूप में राजा राजा राम मोहन राय विशेष महत्व के योग्य हैं। बहुत अधिक साहित्यिक योग्यता के स्वामी और भारतीय संस्कृति, इस्लाम और ईसाई मत के बारे में गहरी रुचि रखते थे। वे सती प्रथा के कट्टर विरोधी थे, जिसमें हिंदू स्त्रियां अपने पति की चिता के साथ जल जाती हैं। उनकी कोशिशों से 1829 में ब्रिटिश साम्राज्य ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। वो कहा करते थे कि ईश्वर एक है। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा। वो अंग्रेजी शिक्षा को विकसित करने में के भी पक्ष में थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो हिंदू धर्म को शुद्ध करने और ईश्वर पर विश्वास की शिक्षा देता था। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता से राजा राममोहन राय के उत्तराधिकारी हुए। राजा राममोहन राय के बारे में आप ऊपर भी बहुत पढ़ चुके हो, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उनके क्या थे, उनके जो सुधार थे, उनकी जो सोच थी, उसके कारण ही उन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता था। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आर्य समाज की क्या भूमिका है। अब जो इम्पोर्टेंट, चलिए ये भी देख लेते हैं, इसे भी आप कर लीजिए। मैं आपको अभी टिक लगा दूंगी, आपको क्या क्या करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में उत्तर भारत में हिंदू धर्म को सुधारने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज ने सामाजिक सुधार की वकालत की और महिलाओं की दशा में सुधार के लिए काम किया। उन्होंने अस्पृश्यता और वंशानुगत जाति व्यवस्था के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की तथा सामाजिक समानता को आगे बढ़ाया। आर्य समाज की भूमिका, जनता के मध्य शिक्षा को प्रोत्साहन देने में सराहना की। आर्य समाज ने संस्कृत और वैदिक शिक्षा के साथ अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। बेटा जो भी समाज सुधारक थे वो सभी क्या थे, वैज्ञानिक शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसी से लोग आगे बढ़ सकते हैं। समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अस्पृश्यता और वंशानुगत जाति व्यवस्था थी उसके विरुद्ध उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो आज समाज की भूमिका यही है। ऊपर भी आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से। आप एक क्वेश्चन याद करोगे, इसके साथ आप कई क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में सर सैयद के योगदान याद करें, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सर सैयद के क्या योगदान थे। सर सैयद अहमद खां मुस्लिम जगत में अपने शिक्षा प्रसार के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि केवल आधुनिक शिक्षा ही मुसलमानों के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 1817 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तो आप एक सेकंड, चलिए ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन ज्यादा हो गए इसलिए मैं कुछ शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ
कि जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो मिलता-जुलता क्वेश्चन है वो ना दूँ मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है और मतलब आंसर एक ही है, क्वेश्चन बार-बार रिपीट होता जा रहा है। तो मैं आपको टिक लगा दूँगी अभी कौन-कौन सा आपको करना है। ये देखिए क्या है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की और उसके उद्देश्य क्या थे? न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे ने पूना में सार्वजनिक सभा की तथा 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज को धार्मिक सुधारों को लाने के लिए स्थापना की। किसने की? रा न्यायमूर्ति महादेव गोविंद ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य विवेकपूर्ण पूजा, आराधना और समाज सभा या धार्मिक सुधार संगठन की स्थापना स्थापना की थी, सुधार करना था और सुधार स्थापना की और सुधार करना था। यह संस्था भोज, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, महिलाओं तथा दलित वर्ग के उत्थान जैसे सुधार के लिए कार्य करती थी। मतलब अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, महिलाओं तथा दलितों वर्ग के उत्थान के लिए समाज कार्य करती थी। प्रार्थना समाजों को संसार की अग्रिम कृति नहीं मानते तो वो पुनर्जन्म और अवसरवाद के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती थी। क्या था? प्रार्थना समाज पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करती थी। इसमें बस आप ये लिख सकते हो कि प्रार्थना समाज पूर्ण जन्म में विश्वास नहीं करती थी। जैसे हम मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा या पहले भी जन्म हो चुका है, इसमें प्रार्थना समाज विश्वास नहीं करती थी। यह एक संस्था एकेश्वरवाद में विश्वास करती थी। यह संस्था क्या थे? एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर में विश्वास करती थी। ये सारे क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको अब दिखा देती हूँ शुरू से आपको क्या करना है। जो मैंने आपको समझाया आपको वही सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, मैं टिक लगाती जा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। चलिए मैं आपको देखती जाती हूँ, आपको जिसमें मैं राइट लगा रही हूँ आपको वही करना है, आपको ये करना है। कुछ क्वेश्चन मैंने डिलीट भी कर दिए थे पहले जो मुझे लग रहा था कि रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसको मैंने डिलीट कर दी थी। ये भी करना है आपको। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप क्वेश्चन की जो नंबरिंग है उसे देख के मत डरिए, क्योंकि जो शुरू के क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े हैं, वरना ये सारे क्वेश्चन तो आपके बहुत ही छोटे-छोटे हैं, 1-1 2-2 लाइन के क्वेश्चन हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं और आप आराम से अगर वीडियो को सुन लें, तो आप सुन के समझ के इसको याद कर लेंगे। सुन के ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाती, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सारे पता नहीं पूरे वीडियो में मैंने कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ मैं। समानता का अधिकार आप शुरू से पढ़ते आते हैं, बहुत अच्छे से सभी को पता होता है कि समानता का अधिकार क्या है, क्योंकि अपने अधिकार हमें पता होता है ना? और अपने अधिकार के साथ हमें अपने कर्तव्य का भी पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या-क्या हैं। अगर हमें कर्तव्य का पता नहीं होगा, तो अधिकारों का कोई मतलब नहीं है बेटा। अगर हमें देश से अधिकार मिले हुए हैं, तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं अपने देश के प्रति, हमें उन कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए और आपके सारे कर्तव्य मैं आपको सिविक्स में याद दिलाऊँगी, ओके? उससे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, आपका कुछ नहीं जाता, मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा कि लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आता हो, आपको लगता हो कि आपके लिए कुछ अच्छा आ रहा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों में। और आपको वीडियो अगर लगे अच्छा, देखने में, सुनने में और फ़ायदेमंद हो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको लग रहा हो कि आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब बेटा मैंने ये टिक लगा दिए हैं, जो-जो आपको करना है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ सारे क्वेश्चन, ओके? सारे क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि आपको क्या-क्या करना है। देख लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, समझ के याद करने की कोशिश करिए। समझ के चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है, इसलिए आप इसको समझ के याद करने की कोशिश करिए। जिसमें मैंने राइट टिक लगाया आपको वही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर सेम है, क्वेश्चन अलग-अलग है। तो ये आप देख सकते हैं एक बार, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन डिलीट नहीं किया कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसका आंसर सेम ही होता है। थोड़ा-सा
कुछ डिफरेंस होगा एक लाइन कुछ शब्द में, लेकिन एक ही होते हैं आंसर, तो फिर आप उस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। राजा राम मोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कई क्वेश्चन आ चुका है, तो वही सारी चीज़ें हैं इसमें भी उन्होंने क्या किया था, कब उन्होंने विधवा विवाह कानून पारित करवाया था। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आप वीडियो देख के इसको समझने की कोशिश ज़रूर करिए। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन अलग-अलग तरीके से आते हैं, इसलिए इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं वैसे। मैंने उसको डिलीट नहीं किया है ताकि आप उसको भी एक बार देख लें और सारे क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, लिखिए और याद करिए, समझिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तभी नेक्स्ट नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएगा और मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा आपके लाइक और सब्सक्राइब को देखकर। नमस्ते। फोकस 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 फोकस। मैं तो यही करूंगा। मैं फोकस इसे बंद कर देना।